हेलो दोस्तों। तो यह कहानी है एक ऐसे वर्ल्ड की जहां पर ताकत ही सब कुछ है। ताकत के लालच में आकर यहां हर कोई एक इmmॉर्टल बनने की राह में अपनी जान की बाजी लगा देता है। यहां सिर्फ ताकतवर ही कमजोरों की पहचान तय करते हैं। हमारा हीरो वांग लिन अपनी कमजोरी की वजह से लोगों को खुद पर जुल्म करते हुए देखकर आखिरकार परेशान हो गया था। इसलिए वांग लिन फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हर हाल में एक इmmॉर्टल बनकर दिखाएगा ताकि वह अपनी फैमिली की हिफाजत कर सके। लेकिन इmmॉर्टल बनने की जर्नी को शुरू करने के लिए उसका टैलेंट काफी नहीं था, पर उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि उसे एक एंशियंट ट्रेजर और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर मिल जाता है, जिसकी वजह से वांग लिन आखिरकार एक सुप्रीम इmmॉर्टल बन पाता है। अब चलिए, बिना और ज्यादा टाइम जाया किए हमारी आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत डोंग हुआन डोमेन के सुजाकू किंगडम से होती है, जहां पर हम दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इmmॉर्टल सिथु नान को देखते हैं। सिथु नान के पास एक एंशियंट हेवनली पर्ल था जिसका नाम यून निंग बीड है। सभी मॉर्टल्स और कल्टीवेटर्स इस बीड को अपने लिए हासिल करना चाहते थे क्योंकि इस हेवनली पर्ल में बहुत ही ज्यादा ताकत थी। लेकिन सिथु नान इसे गलत हाथों में नहीं लगने देना चाहता था। इसी वजह से सिथु नान द ग्रेट 3 रिलीजियस के लीडर्स के खिलाफ खड़ा हो गया था, जहां वो सब लोग मिलकर सिथु नान पर हमला कर रहे थे। सिथु नान जानता था कि अगर ये सब लोग अकेले अकेले मुझसे मुकाबला करते तो कभी मुझे नहीं हरा सकते थे, पर इस तरह एक साथ इतने लोगों से मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और यह बात सच भी थी, क्योंकि सिथु नान चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वह अकेले उन तीनों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। पूरी जान लगा देने के बावजूद भी वो तीनों मिलकर सिथु नान पर डोमिनेट हो रहे थे। वो लोग सिथु नान से कहते हैं कि वह हेवनली पर्ल हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। पर सिथु नान को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वह आखिरकार अपनी फायर फीनिक्स की पावर्स का इस्तेमाल करके उन तीनों का मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर ज्यादा देर तक फाइट करने की वजह से उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। वह जानता था कि अब वह सिर्फ एक आखिरी अटैक ही इस्तेमाल कर पाएगा, जिसके दौरान उसे इस एंशिएंट पर्ल को भी बचाना होगा। यह कहते हुए हम देखते हैं कि वह अपनी फीनिक्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट टेक्निक थी। दूसरी तरफ बाकी कल्टीवेटर्स जानते थे कि उनके पास यह आखिरी मौका है। इससे पहले कि इसकी टेक्निक एक्टिवेट हो जाए, हमें वो पर्ल छीनना होगा। यह कहते हुए वो सब लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं और उस पर्ल को छीनने की कोशिश करने वाले होते हैं। लेकिन अचानक सिथु नान की बॉडी वहां पर ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एक दिन ऐसा आएगा जब यह बीड अपने असली मालिक को चुनेगा और तब मैं वापस लौटूंगा। इसके बाद 10,000 साल बीत जाते हैं। इतने लंबे समय में कोई भी उस एंशिएंट बीड को दोबारा पा नहीं पाया। फिर कहानी झाओ राज्य में पहुंचती है, जहां पहली बार हमें मीन कैरेक्टर वांग लिन दिखाई देता है। वांग लिन बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती था, लेकिन उसकी प्रतिभा साधारण थी। उसके परिवार में सिर्फ उसके माता पिता थे। तीनों मिलकर लकड़ी का काम करके अपना जीवन चलाते थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। एक दिन वांग लिन के माता पिता उसकी पढ़ाई और भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने उसकी परीक्षा और आगे की पढ़ाई के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, लेकिन तभी कुछ कर्ज वसूलने वाले लोग उनके घर आ जाते हैं। वांग लिन के पिता ने उनसे पहले कर्ज लिया था और अब वे ब्याज लेने आए थे। वे लोग घर में रखा लगभग सारा पैसा ले जाते हैं। वांग लिन की माँ उनसे विनती करती है, कृपया इस बार ब्याज मत लीजिए, हम अगले महीने सब चुका देंगे। ये पैसा हमारे बेटे के भविष्य और उसकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उन लोगों को कोई दया नहीं आती। वे धमकी देकर चले जाते हैं कि अगले महीने और ज्यादा ब्याज लेंगे। यह देखकर वांग लिन कहता है, मुझे ऐसा भविष्य नहीं चाहिए जिसके लिए मेरे माता पिता को लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़े। उन लोगों के जाने के बाद उसके माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। वे उससे माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर देना, हम तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाए। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन वे भी चले गए। वांग लिन भी दुखी था, लेकिन वह अपने माता पिता को और परेशान नहीं करना चाहता था। तभी उसका चाचा उनके घर आता है। घर की हालत देखकर उसे समझ आ जाता है कि क्या हुआ होगा। वह अपने भाई को बताते हैं कि मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। तुम्हें पता होगा कि हेंगयुए सेक्ट हमारी जाओ किंगडम का एक बहुत ही मशहूर सेक्ट है, जो कि फिलहाल इमॉर्टल कल्टीवेशन के लिए नए स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट कर रहा है। हमारी वांग फैमिली के पास 3 लोगों का कोटा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था कि तुम वांग लिन को मेरे साथ भेज दो।
उसे भी अपनी कल्टीवेशन की यात्रा शुरू करनी चाहिए। यह सुनकर वांगलिन के पिता राजी नहीं होते, क्योंकि वह जानते थे कि यह रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसमें उनके बेटे की जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ वांगलिन अपने माता पिता को इस तरह बहस करते हुए देखकर तंग आ चुका था। वह अपने माता पिता को मनाते हुए कहता है कि मुझे जाना चाहिए, मैं वैसे भी इस कल्टीवेशन के बारे में बहुत वक्त से पढ़ रहा हूँ और मैं इसमें बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। हमारी यह यात्रा बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये सब बातें कहते हुए वांगलिन अपने माता पिता के सामने झुक गया था। इसी तरह से वह उन्हें लगातार मनाने की कोशिश करता है, जिसके बाद आखिरकार वांगलिन के माता पिता मान जाते हैं। वह वांगलिन को अपने साथ लेकर वांग फैमिली के मुख्य घर में आ जाते हैं, जहां पर बाकी के 2 स्टूडेंट भी पहले से मौजूद थे। वह इस सेक्ट को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि उसने अपने पड़ोसियों से इसकी काफी तारीफ सुनी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने सफर पर रवाना हो जाता है। कुछ घंटों के लगातार सफर के बाद आखिरकार ये सब लोग हेंगयुए माउंटेन पर पहुंच जाते हैं, जो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इस जगह की खूबसूरती देखकर वांग फैमिली के ये तीनों लड़के काफी ज्यादा हैरान थे। इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है। साथ ही हमें जानने को मिलता है कि इसी हेंगयुए माउंटेन पर स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट परीक्षा होगी, जहां पर इन लोगों के अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे। तभी अचानक ही हमें हेंगयुए सेक्ट के हेड यानी हुआंग लोंग आते हुए दिखते हैं, जो कि वहां मौजूद सभी स्टूडेंट का स्वागत करते हैं। वह कहते हैं, ये बात तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगी कि हेंगयुए सेक्ट स्टूडेंट को चुनने में काफी कड़े नियमों का पालन करता है। अभी सबसे पहले तुम सभी का स्पिरिचुअल रूट टेस्ट होगा, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी टेस्ट के आधार पर हम लोग देखेंगे कि हमें कौन से स्टूडेंट को चुनना है और किसे नहीं। ये कहते ही हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 मास्टर्स तुरंत आगे की तरफ आते हैं, जो कि स्पिरिचुअल रूट टेस्ट को शुरू कर देते हैं। असल में स्पिरिचुअल रूट टेस्ट का मकसद यह था ताकि वह लोगों के भीतर की ऊर्जा और उनके पास मौजूद टैलेंट के बारे में जान सकें। लेकिन बदकिस्मती से इस टेस्ट के दौरान बहुत सारे डिसाइपल्स, शिष्य, अनक्वालिफाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा टैलेंट नहीं था। काफी देर बाद जब वांग झू की बारी आती है, जिसे मास्टर फुयांग देख रहे थे, वह उसके टैलेंट को पहचानते हुए कहते हैं, यकीनन तुम वांग झू ही होगे। तुम्हारे बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है और वाकई में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। ये कहते ही उन्होंने वांग झुओ को सिलेक्ट कर लिया था और वांग झुओ वह पहला इंसान था जो कि स्पिरिचुअल रूट टेस्ट को पास कर पाया। वांग झुओ के फौरन बाद ही यहाँ दूसरी बारी वांग हाउ की आती है, जिसे भी मास्टर फुयांग चेक कर रहे थे। हमें जानने को मिलता है कि वांग हाउ तो काफी ज्यादा समझदार, चालाक था। वह यहाँ पर मास्टर फुयांग को मक्खन लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि वह जानता था कि उसका टैलेंट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है और वह यकीनन अनक्वालिफाइड हो जाएगा। साथ ही हम देखते हैं कि वांग हाउ ने यहाँ पर अपने पास से 100 साल पुराना एक आर्टिफैक्ट निकाल लिया था, जो कि वह चुपके से मास्टर फुयांग को देते हुए कहता है, ये स्पेशल मेरे फादर ने आपके लिए भिजवाया है। उम्मीद है ये गिफ्ट आपको पसंद आएगा, जो कि आप जैसे एक महान इंसान को ही बिलोंग करना चाहिए। मास्टर फुयांग इस आर्टिफैक्ट को अपने पास रखने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो। मुझे तुम्हारी समझदारी पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर वांग हाउ तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद आखिर में बारी वांगलिन की आती है, जिसका स्पिरिचुअल रूट एग्जाम शुरू हो गया था, लेकिन उसका ज्यादा टैलेंट न होने की वजह से वह यहाँ पर अनक्वालिफाइड हो जाता है। अनक्वालिफाइड होने के बारे में जानकर वांगलिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था। साथ ही वांगलिन को अपने परिवार की याद आ रही थी कि कैसे लोग उसकी फैमिली को बुली, परेशान करते हैं और अब वह कुछ नहीं कर पाएगा। पर तभी अचानक पीछे से हेड की आवाज दोबारा सुनाई देती है, जो उन लोगों से कह रही थी, तुम लोगों के पास अभी एक और मौका है। जिन लोगों का टैलेंट ज्यादा होता है उन लोगों का तो हम स्पिरिचुअल रूट एग्जाम लेकर ही सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन तुम लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों की विल पावर बहुत ही ज्यादा होगी। वो लोग भी अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसलिए हमारा हेंगयुए सेक्ट तुम लोगों को एक और मौका देगा। तुम लोगों को लैडर टेस्ट, इसके दौरान डिसाइपल्स को लैडर टेस्ट के रास्ते की मुश्किलों को पार करना है और उन लोगों के पास सूरज डूबने तक का ही वक्त है। अगर सूरज डूबने से पहले उन लोगों ने ऊपर रखा हुआ लेटर हासिल कर लिया तो ये लोग रजिस्टर्ड डिसाइपल्स बन पाएंगे।
यह जानकर तो सारे के सारे डिसाइपल्स खुश हो गए थे और फौरन ही लैडर टेस्ट देना शुरू कर देते हैं, जहां रास्ते में उन लोगों पर काफी मुश्किलें आ रही थीं, जैसे कि रास्ते पर आग लगना या फिर उन लोगों को बिजली के झटके लगना। यहां पर ये सारी मुसीबतें होने के बावजूद भी डिसाइपल्स एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। वांग लिन को भी ऊपर चढ़ने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। वह अपने सामने लोगों को गिरता हुआ देखकर काफी परेशान भी हो गया था, पर वांग लिन हर हाल में इमोर्टल बनना चाहता था, इसलिए वह किसी भी बात की परवाह किए बिना यूं ही लैडर पर आगे की तरफ चढ़ता जाता है, जहां उसके हाथ जख्मी होने की वजह से वह अचानक एक इल्यूजन वाली जगह में पहुंच गया था, जिसे देखकर वह अपने मन में कहता है कि जरूर यह एक इल्यूजन है। लेकिन जैसे ही वांग लिन इसमें आगे कदम रखने की कोशिश करता है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वह अपने में कहता है कि बेशक यह एक इल्यूजन है, लेकिन इसका दर्द भी रियल से कुछ कम नहीं। और यह कहते हुए वांग लिन लगातार उस दर्द को बर्दाश्त करता है। यहाँ इसके अलावा बाकी लोग भी आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे, जहां रास्ते की सारी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार वांग लिन उस लैडर के टॉप पर पहुंच जाता है। वांग लिन की हालत तब तक बहुत खराब हो चुकी थी। वह टेम्पल को अपने सामने देख पा रहा था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वांग लिन के पास कोई रास्ता नहीं था। वांग लिन बेचारा परेशान होते हुए कहता है कि यहाँ पर अगर कोई ब्रिज नहीं है तो मैं इस खाई को पार कैसे करूंगा। जो सोचकर थोड़ी देर परेशान होने के बाद वह अपने में कहता है कि मैं इमोर्टल बनने के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। यह कहते हुए वांग लिन ने खुद पर यकीन रखते हुए अपना पैर आगे बढ़ाया और उस खाई की तरफ आगे बढ़ गया, जहां उसे जानने को मिलता है कि यहाँ पर एक इनविजिबल ब्रिज है। इसीलिए वांग लिन खुश होता हुआ बड़ी तेजी के साथ सीधा उसी टेम्पल की तरफ भागता जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक बैरियर आ जाता है, जिससे वह पार ही नहीं कर पा रहा था। ये देखकर वांग लिन उदास होते हुए कहता है, अब क्या हो गया? आखिर मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की, फिर भी मुझे रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है? जिस पर उसे एक आवाज सुनाई देती है कि टाइम पूरा हो गया, सूरज डूब गया और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली गई। वांग लिन यह बात सुनकर काफी इमोशनल हो चुका होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी यह सारी मेहनत बेकार चली गई। उसने इतना दर्द सहा और इसके बावजूद भी वह एक इमोर्टल नहीं बन पाएगा। यह बात सोचते ही वांग लिन गुस्से के साथ उस शील्ड को हिट करता है, जिसके झटके से हम देखते हैं कि वह सीधा नीचे खाई में जा गिरता है। यह वांग लिन नीचे गिरकर बेहोश हो चुका था। दूसरी दफा जब उसकी आंख खुलती है, वह देखता है कि एक एंशिएंट बीड उसके जख्मों को हील कर रहा था, जिसे देखकर वांग लिन को कुछ भी समझ नहीं आता। वह हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये है क्या? जैसे ही वांग लिन ने उसे टच किया, फौरन उस बीड ने उसे अपने अंदर ही टेलीपोर्ट कर लिया, जहां पर सितु नान की सोल अभी भी मौजूद थी। वह यहाँ पर वांग लिन को देखकर खुश होते हुए कहती है, कितने साल हो गए और आखिरकार वह वक्त आ गया जब मैं आजाद हो जाऊंगा। तुम्हें चूज किया गया है मेरी न्यू बॉडी बनने के लिए। यह कहते साथ ही सितु नान की सोल तेजी के साथ आगे बढ़ती है और यहाँ वांग लिन की बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वांग लिन की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है। लेकिन फिर अचानक हम देखते हैं कि वह सोल खुद ब खुद उसकी बॉडी में वापस चली जाती है, यानी कि सितु नान वांग लिन की बॉडी पर कब्जा नहीं कर पा रहा। ये बात सितु नान को हैरान तो कर देती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह मन ही मन कहता है कि पता नहीं ये सीनियर आखिर करना क्या चाहते हैं। ये कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। दूसरी तरफ सितु नान गुस्से में आकर कहते हैं कि यह नहीं हो सकता। इतने सालों मैंने इंतजार किया और अब जाकर यह लड़का मुझे मिला, पर फिर भी मैं इसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर पा रहा हूं। ये कहते हुए वह खुद वांग लिन के पास आते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि पता नहीं आखिर इस एंशिएंट बीड ने इसे क्यों चूज किया, क्योंकि इस लड़के की क्वालिफिकेशन तो काफी ज्यादा कम है। पता नहीं इस लड़के के पास ऐसी क्या एनर्जी होगी भी या नहीं कि यह मुझे इस एंशिएंट बीड से आजाद करवा सके। दूसरी तरफ वांग लिन सितु नान के सामने खड़ा होकर कहता है, सीनियर, मैं जानता हूं कि आप एक इमोर्टल हैं। मैं खुद भी इमोर्टैलिटी सीखना चाहता हूं, तो क्या प्लीज आप मुझे सिखाएंगे? जिस पर सितु नान उस पर हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत लो है। ये बात सुनकर वांग लिन को अच्छा नहीं लगता। वह सितु नान से कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं बिल्कुल एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं एक आम इंसान की तरह ही मर जाऊं, यह बात लाजमी नहीं। पर सितु नान अभी भी उसे अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वह उसे फौरन एंशिएंट बीड से बाहर निकाल देता है।
वहां बाहर आने के बाद अचानक वांग लिन को अपने माता पिता की आवाज सुनाई देती है, यानी कि वह वांग लिन को ढूंढ रहे थे। वह वांग लिन को जिंदा सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, थैंक गॉड तुम जिंदा हो, हमें तो लगा था कि हमने तुम्हें खो दिया। दूसरी तरफ वहां पर एल्डर फुयांग भी मौजूद थे, जो कि वांग लिन की बहादुरी देखकर खुश होते हैं और कहते हैं, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। बेशक तुम थोड़े से लेट हो चुके थे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन रखते हुए तुम्हें अपना रजिस्टर्ड डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूं। वांग लिन बेचारा तो उनका डिसाइपल बनना ही चाहता था, इसलिए ये बात भी उसके लिए काफी ज्यादा खुशी वाली थी और वह उन्हें अपना मास्टर मान लेता है। ये बात सुनकर एल्डर फुयांग यहाँ पर अपने एक सीनियर डिसाइपल से कहती हैं कि वांग लिन को अपने साथ ले जाओ। इसके बाद वांग लिन अपने पेरेंट्स से विदा लेता है, पर रास्ते में जाते हुए वांग लिन अपने मन में यही सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं एक काबिल डिसाइपल बनकर दिखाऊंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह सीनियर डिसाइपल वांग लिन को अपने साथ हेंग यूए सेक्ट ले आता है और वह यहाँ के नियमों के बारे में बताना शुरू कर देता है। साथ ही वह वांग लिन को बताता है कि यहाँ पर मौजूद डिसाइपल्स को उनकी रैंकिंग के हिसाब से बांटा गया है। यहाँ सफेद कपड़ों वाले सबसे टॉप डिसाइपल्स होते हैं, उसके बाद सेकंड पोजीशन पर रेड सूट वाले आते हैं और थर्ड पोजीशन पर येलो सूट वाले आते हैं, और ग्रे सूट वाले सबसे आखिरी होते हैं, जिन्हें हम अपना इनर डिसाइपल नहीं मानते, बस वो एक रजिस्टर्ड डिसाइपल होते हैं। यह सब बातें बताने के बाद वह सीनियर डिसाइपल वांग लिन को ब्रदर लू के पास छोड़कर वहां से चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि ब्रदर लू तो काफी ज्यादा घमंडी और बदतमीज इंसान था, क्योंकि वह वांग लिन से एक बार भी सीधे मुंह बात नहीं करता। यहां तक कि वहां पर मौजूद बाकी के डिसाइपल्स भी सारे के सारे लूजर थे, वह बस खेल कूद में ही अपने लगे रहते थे। उन डिसाइपल्स में से एक, जिसका नाम जेंग था, वह इन सब में थोड़ा समझदार लग रहा था और वह यहाँ पर वांग लिन से काफी अच्छे से बात भी करता है। यहाँ पर यह सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि ब्रदर लू ने बहुत सारे कार्ड्स झेंग के सामने फेंक दिए कि चलो जल्दी आकर अपने अपने काम चुन लो, 7 दिन से पहले खत्म कर लिया, तो क्या आप हमें कल्टीवेशन करना सिखाओगे? जिस पर ब्रदर लू यहाँ वांगलिंग पर हंसते वहां से रवाना हो जाते हैं। असल में यह काम इतना ज़्यादा था कि इसे 7 दिन में भी पूरा करना नामुमकिन जैसा है। मतलब कि इन लोगों की कल्टीवेशन के लिए कोई भी टाइम नहीं बचेगा। असल में वह इन लोगों को गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे थे। रात को वांगलिंग को नींद नहीं आ रही थी, वह इसी बारे में सोच रहा था। वह ब्रदर जैंग से कहता है कि क्या पानी बढ़ना इतना मुश्किल काम है, क्योंकि कोई भी डिसाइबल रेड कार्ड नहीं उठाना चाह रहा था। जिस पर ब्रदर जैंग उसे बताता है कि ये तो तुम्हें सुबह ही मालूम हो जाएगा। और जब सुबह होती है तो सच में वांगलिंग की आंखें खुली की खुली रह गई थीं, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़े बड़े ड्रम्स थे जिन्हें उसे बाल्टी से पानी लाकर भरना था। वांगलिंग बेचारा हिम्मत करते हुए बाल्टी से तुम्हें जितना जारा हो सके ओस को इकट्ठा करना है, ताकि तुम उस फानी को अपने इंशियम पल की मदद से एनर्जी में बदलते भी कंज्यूम कर सको। वांगलिंग भी अपने मास्टर की ये बात सुनते ही बिल्कुल ऐसा ही करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट डे उसने काफी सारा ओस जमा कर लिया था, जिसके बाद वह अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर देता है। यहाँ कल्टीवेशन के दौरान मास्टर C2 वांगलिंग को बता रहे थी कि कल्टीवेशन के फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं कि एनर्जी कंडेंसेशन सेकंड स्टेज पर हम फाउंडेशन बिल्डिंग करते हैं, जबकि थर्ड स्टेज को जाइडन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे के भी 4 लेवल है, जिसे हम नैनसेंट सोल, ट्रांसफॉर्म इनटू गॉड, इनफर्टाइल चेंज और वॉइड गॉड के नाम से जानते हैं। तुम्हें इन सारे के सारे स्टेजेस को याद करना होगा। वांगलिंग भी उनकी बातों को सुनते हुए अच्छे से कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, जिसमें शुरू में उसे काफी मुश्किल आ रही थी, लेकिन मास्टर C2 उसे बताता है कि अपने सांस पर ध्यान दो, जितने तुम उसे कंट्रोल रखोगे उतनी अच्छे से कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर पाओगे। साथ ही साथ मास्टर C2 यहाँ पर वांगलिंग को बताते हैं कि बहुत ही जल्दी तुम दूसरों से कल्टीवेशन में आगे निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ एंशियन पल में कल्टीवेशन करने के 10 घंटे बाहर के 1 घंटे के बराबर है, यानी कि तुम कम अरसे में ही बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर लोगे। वांगलिंग उनकी यह बात सुनकर काफ़ी ज़रा खुश हो गया था और वो यूं ही दिन ब दिन प्रैक्टिस करता रहा। जहाँ एक दिन वांगलिंग देखता है कि मास्टर फुयान यहाँ इन लोगों से मिलने के लाए हुए थे कि वो एक डेसिपल को प्रोमोट करके आज येलो ड्रेस देने वाले हैं, यानी आज के दिन इन रजिस्टर्ड डेसिपल में से कोई ना कोई प्रोमोट होकर इन्हें डेसिपल बन जाएगा, जिसके लिए सब लोग ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिंग काफ़ी ज़्यादा शांति के साथ ही अपनी जगह पर खड़ा था, इसलिए एल्डर फू युवान उससे ही चूज कर लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि मैंने देखा कि तुम पिछले कई दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हो। साथ ही एल्डर फू युवान यहाँ पर ट्रेडिशन के हिसाब से अपने पास एलेक्शर निकालकर यहाँ वांगलिंग को पकड़ा देती है, जिसे वांगलिंग को खाना होगा।
इस इलेक्शन को खाते साथ ही वांगलिंग प्रमोट होकर येलो सूट में चला जाएगा और ट्रेडिशन कंप्लीट हो जाएगा। वांगलिंग भी बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिसके वादे से ब्रादर जैन को तो काफी जरा खुश हो रही थे, लेकिन वहां पर मौजूद बाकी डिसाइपल इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि वो लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की, हम लोगों को आखिर ये मौका क्यों नहीं मिला। वांगलिंग उन लोगों की बातों पर ध्यान न देते और अपने येलो सूट को पहनने के बाद भी लगातार अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस उसी मेहनत के साथ कर रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर C2 ने यहाँ वांगलिंग को ग्रेविटेशन पुल टेक्निक भी सिखा दी थी, यानी कि वो बिना किसी चीज को टच करे अपने मैंडल पावर से हिला सकता है। वांगलिंग तो इस बात से काफी जरा खुश था, जबकि मास्टर C2 उसे बताते हैं कि अभी तक तुमने इसे अच्छे से मास्टर नहीं किया, अगर तुम इस टेक्निक को अच्छे से सीख लो तो ये तुम्हारे काफी जरा काम आएगी। तब ये अचानक यहाँ वांगलिंग को अपने ब्रादर जोंग की आवाज सुनाई देती है, जहां ब्रादर जैंग ब्रादर लुओ के साथ बहस कर रहा था, क्योंकि ब्रादर लुओ ने यहाँ ब्रादर जैंग को इस टिकनी से निकाल दिया। वो यही बहाना दे रहा था कि तुमने 7 दिन के अंदर अपने मिशन को कंप्लीट नहीं किया, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। लेकिन ब्रादर जैंग जानता था कि उसके काम को बीच में ब्रादर लुओ ही नहीं बिगाड़ा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब ब्रादर लुओ उसके बात नहीं मानता तो ब्रादर जैंग कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे काल राजों के बारे में मालूम है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम किसी और से छुप छुप कर मिल रहे हो, जिसने तुम्हें एक टेलिज्म भी दिया था। मैं इन सब के बारे में अभी जाकर सीनियर एल्डर्स को खबर दे रहा हूं। ये कहती हूं, ये ब्रादर जैंग जैसे वहां से जाने वाला था, एल्डर लू पीछे से सीधा उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ब्रादर जैंग थोड़ा सा झमी हो गया था। साथ ही साथ ब्रादर लू कह रहा था कि मैं तुम यहां से जिंदा ही नहीं जाने दूंगा, फिर तुम आखिर मेरे राज किसको बताओगी। ये कहती हूं, वो दोबारा से यहाँ ब्रादर जैंग पर हमला करने ही वाला था। तब ये अचानक वांगलिंग यहाँ बीच में आ जाता है, जिसने अपने ग्रेविटी पूल टेक्निक से कुछ रोक का इस्तेमाल करते उस अटैक को भी ब्लॉक कर दिया था। साथ ही वो ब्रादर लू से कहता है कि तुम्हारी ये गुंडागर्दी बहुत हो गई, और ये कहते साथ ही हम देखते कि इन दोनों की दरमियान यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ वांगलिंग ब्रादर लू का बराबरी से मुकाबला कर रहा था। इवन कि हम देख पा रहे थे कि वांगलिंग धीरे धीरे करके ब्रादर लू को डोमिनेट करने लगता है। उसने अपनी सारी एनर्जी कटा करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक यहाँ ब्रादर लू पर चल दिया। साथ ही वांगलिंग कहते हैं कि यह उसके लिए जो तुमने मेरे साथ किया था। ब्रादर लू उस अटैक को रोकने के अपने पूरी कोशिश कर रहा था, तब यह अचानक उसके पीठ पीछे कोई खंजर कोप देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्रादर जैंग है, जिसने यहाँ पर ब्रादर लू की जान ले ली थी। यहाँ वांगलिंग अपने सामने ब्रादर लू की लाश को देखकर काफी जरा हैरान हो गया था, लेकिन वो ब्रादर जैंग को उठाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि किसी को तुम पर शक हो जाए, मैं यहाँ की सब कुछ संभाल लूंगा। ब्रादर जैंग भी उसकी यह बात सुनकर वहां से जाते हुए वांगलिंग से कहता है कि अपना ख्याल रखना। जबकि उसके जाने के बाद वांगलिंग यहाँ पर अपने ग्रेविटेशन पुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ब्रादर लियो को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, पर वह अपने टेक्निक को मेंटेन नहीं कर पा रहा, जो देखकर वांगलिंग काफी जरा हैरान हो जाता है। वह हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मेरी की एनर्जी कंडेंस क्यों नहीं हो रही। वह इसे बारे में मास्टर C2 से भी सवाल करता है, जहां मास्टर C2 से अच्छी तरीके से चेक करने के बाद बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में किसी तरह का पॉइजन आ गया, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुमने ऐसा क्या खाया था जिसमें पॉइजन हो सकता है। यह सुनकर वांगलिंग को याद आता है कि एल्डर फुयान ने उससे कुछ एलेक्सर्स दिए थी, जिसकी बाद से ये सब शुरू हुआ। मास्टर C2 को जब ये जानने को मिलते हैं तो वो काफी जरा गुस्सा हो गई है। वो कहते हैं कि वो कमीना मास्टर, चलो उसे जाकर अभी जान से माल दे, जिस पर वांगलिंगो ने शांत कराते हैं कि ये लड़ने का सही वक्त नहीं, अभी फिलहाल मुझे खुद को रिकवर करने पर ध्यान देना होगा कि आपके पास इस जहर का कोई एंटीडोट है। जिस पर मास्टर C2 कहता है कि नहीं जहर का, मेरे पास तो कोई एंटीडोट नहीं, लेकिन तुमने ये बात तो सुनी होगी कि सिर्फ जहर को जहर ही काट सकता है, इसलिए तुम्हें एक पासफुल जहर का इस्तेमाल करना होगा, जिसके वजह से तुम इसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। लेकिन इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम दोबारा कभी भी अपनी की एनर्जी कंडेंस नहीं कर पाओगे ना, तो तुम कभी कल्टीवेशन और ब्रेक थ्रू कर पाओगे दोस्तों। वैसे आप लोग सोच रहे होंगी कि आखिर मास्टर फुयान ने वांगलिंग को जहर क्यों दिया। वो असल में उन्हें शक हो गया कि वांगलिंग के पास वो कीमती टेजर होगा जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो एक हुड्डी वाला इंसान ब्रादर लू से मिलने के लिए आया करता था। मुझे लगता है कि वो जरूर एल्डर फुयान ही होंगे जिन्हें वांगलिंग पर शक हो गया, और वो इसलिए उससे कमजोर करना चाहते हैं ताकि वो उससे उस आर्टिफैक्ट को छीन सके। साथ ही वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी भी किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहते।
यहाँ इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें जानने को मिला कि हैंग्यू सेक्ट और डाउ सेक्ट के दरमियान एक्सचेंज कंपटीशन होने वाला था। इसलिए डाउ सेक्ट के लोग यहाँ पर पॉइजन सेंटीपीड का इस्तेमाल करते हुए हैंग्यू सेक्ट आ चुके थे। जिस पॉइजन सेंटीपीड को देखकर वहां पर मुझे सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान थे। वो लोग आपसे बातें करते हुए कहते हैं कि ये 20-300 साल पुराना है, जिसकी एक बूंद जहर भी किसी को मारने के लिए काफी होगी। वॉन्गलिंग तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो अपनी मन में कहता है कि मुझे भी इसी चीज की इंतजार था। साथ ही हम यहाँ पर डाउसेट के लोगों को देखते हैं, जिनमें एक खूबसूरत लड़की भी थी। उसके पास चार्म इफेक्ट था, यानी कि जो भी इंसान उसके आसपास आ जाए वो उसे अपनी प्यार की इल्यूजन में पंसा सकती थी। वहां पर मौजूद सारे डिसिप्ले उसके चार्म इफेक्ट में भस चुके थे। मजबूरन हैंग्यो सेट की मास्टर को ही आकर अपने डिसाइपल को बचाना पड़ा। वो लड़की यहाँ सब डेसिप्लस के जाग जाने के बाद वांगलिंग की तरफ देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये किंग कंडेंसेशन के लेवल 1 का वरियर मेरे चार्म इफेक्ट में भसा क्यों नहीं। ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है, जो कि साथ ही ज्यादा हम डाउसेट के एल्डर्स को भी देखते हैं, जो कि यहाँ हैंग्यो सेट के डेसिप्लस को बेइज्जत कर रहा था। वो कहते हैं कि तुम सब तो काफी ज्यादा कमजोर हो, खुद को एक इल्यूजन से भी नहीं निकाल सकते, तुम्हें तुम लोगों की मास्टर की जरूरत पड़ गई। यहाँ वो लोग इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक हैंग्यू सेट का हेड वहां पर आ जाता है, जो कि डाउसेट के लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने काफी लंबा सफर तय किया, तो क्यों ना तुम लोग थोड़ा सा आराम कर लो, जिस पर डाउसेट के एल्डर्स भी अग्री हो चुके थे। यहाँ बाकी मास्टर ने डाउसेट के डेसिपल्स की जिम्मेदारी यहाँ वांग जॉन को दे दी थी। वही लड़का जो कि वांगलिंग का कजन था, वो वैसे भी वांगलिंग को पसंद नहीं करता। वो जानता था कि ये पॉइजन सेंटीपीड काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उसने वांगलिंग से कहा कि इस पॉइजन सेंटीपीड को खाने खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, बाकी लोगों को मैं संभाल लूंगा। वांगलिंग तो उसकी ये बात सुनकर रोड भी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। इसके बाद हमें रात का सीन दिखा जाता है, जहां वांगलिंग ने एक हिरन के अंदर काफी सारी नींद की दवाई बंद करके रखी हुई थी, ताकि वो उस पॉइजन सेंटीपीड को सुला सके। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जहां उस सेंटीपीड के सोने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने फौरन उसकी बॉडी से पॉइजन निकालना शुरू कर दिया था। ये काम पूरा होने के बाद वांगलिंग उस पॉइजन को उठाकर अपने मन में कहते हैं कि यह तो काफी आसान रहा, मैं तो वैसी परेशान हो रहा था। और यह कहते हैं वांगलिंग जैसे वहां से मुड़ने लगता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि वो पॉइजन सेंटीपीड दोबारा से होश में आ गया, जो कि आते साथ ही वांगलिंग पर हमला करना शुरू कर देता है। वांगलिंग भी उससे खुद को बचाते हुए आगे की तरफ भागते जा रहा था। साथ ही साथ वह अपने मन में कहता है कि सच में इसका पॉइजन तो काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा नेम की दवाई के बावजूद भी ये इतनी जल्दी होश में आ गया। मास्टर C2 भी ये देखकर वांगलिंग के लिए परेशान हो गए थे। वो वांगलिंग से कहते हैं कि प्लीज मरना नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अगले हजारों साल तक दोबारा मैं यहीं पर कैद हो जाऊंगा। वांगलिंग भी उनकी यह बात सुनकर कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल फिक्र न करें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका यह डेसिपल आपको यहां से आजाद करवाकर ही छोड़ेगा। मास्टर C2 वांगलिंग की यह बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि आप वो वांगलिंग को पसंद करने लगा हो। आखिरकार मास्टर C2 ने दिल से वांगलिंग को अपना न्यू डेसिपल कबूल कर लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार कड़ी कोशिश करने के बाद वांगलिंग ने अपना पॉइजन खत्म कर दिया। साथ ही साथ उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू हो रहा था, जो देखकर मास्टर C2 हैरान होते हुए कहते हैं कि ये आखिर कैसे पॉइजन है, क्योंकि वांगलिंग का लेवल की कंडेंसेशन लेवल 1 से बढ़ता बढ़ता सीधा लेवल 14 पर जाकर रुक गया। इन सब चीजों के बढ़ने से वांगलिंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है, जहां वांगलिंग अपने पल के स्पेस से बाहर आ गया था। तभी अचानक डाउ सेट के कुछ मेंबर वांगलिंग को ढूंढकर उससे कहते हैं कि तुम वांगलिंग होना तुम ही थे वो जिसने हमारे सेंटीपीड को खाना खिलाना था। तुम बताओ कि आखिर तुमने हमारे सेंटीपीड के साथ क्या किया, क्योंकि जब से तुम उससे खाना खिलाकर आए हो तब से वो अजीब बिहेव कर रहा है। वांगलिंग उन लोगों की बातें सुनकर कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्योंकि मैं जब उससे खाना खिलाकर आया था तब तक तो वो ठीक था। यह सुनकर डाउ साइड के डेसिपल गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिर हमसे झूठ बोलने की तुम्हारे हिम्मत कैसी हो रही है। कहते हैं वो आगे बढ़कर वांगलिंग पर हमला करना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक यहाँ बीच में एल्डर फुयांग आ जाता है, जिन्होंने उन डेसिपल को बीच में रोक दिया था। साथ ही साथ वो उनसे कहता है कि अभी तक कंपटीशन शुरू नहीं हुआ, तुम लोग यहाँ हेनियो साइट में आकर हमारे डेसिपल को यू बुली नहीं कर सकते, वरना तुम लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो सुनकर डाउसाइट के वो डेसिपल शांत होते हुए कहते हैं कि ठीक है,
हम तुम लोगों को एक्सचेंज कंपटीशन में देख लेंगे, हर चीज का हिसाब लेंगे। यह कहते हुए डाउसाइड के डेसिपल यहाँ से चले जाते हैं। जबकि इसके बाद हम वांगलिंग को देखते हैं, जो कि मास्टर फुयान का शुक्रिया अदा कर रहा था। खुद को काफी ज्यादा कमजोर शो करने की कोशिश करता है, जैसे कि वो अकेला कुछ भी ना कर पाता। वो मास्टर से कहते हैं कि आपने मेरी जान बचा ली, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया होता। जिस पर मास्टर फुयान कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे डेसिपल हो, ये तो मेरा फर्ज था साथी। वो वांगलिंग से कहते हैं कि कहीं तुम्हारी की कॉन्डेंसेशन ठीक तो नहीं हो गई। मेरा मतलब तुमने की कॉन्डेंसेशन अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू तो कर दिया होगा ना। वांगलिंग तो समझ चुका था कि आखिर इस कमीने ने क्या किया है, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं तो एक नाकारा इंसान हूं जो कि खुद कोई लेवल को नहीं बढ़ा पा रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक्सचेंज कंडीशन शुरू होने से पहले मैं लेवल 3 तक खुद को पहुंचा दूं। असल में एल्डर फुयान यहाँ पर वांगलिंग के रियल पावर के बारे में नहीं जानते, क्योंकि कुछ दिनों पहले मास्टर सीटू ने वांगलिंग को एक सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी, जिसके मदद से वो अपनी कल्टीवेशन को छुपा सकता है। लेकिन फिर भी एल्डर फुयान को यहाँ वांगलिंग पर शक था। वो अपने मन में कहता है कि ये इंसान जितना सिंपल दिखता है, ये उतना सिंपल है नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ब्रदर ल्यूप की मौत में इस लड़के का भी कोई ना कोई हाथ है यहाँ। इसके बाद हमें एक्सचेंज कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक बहुत ही जरा खूबसूरत लड़की मिस ली को देखते हैं, जो कि अपने बाई के साथ लूवो सेट से सिर्फ इस कंपटीशन को देखने के लिए यहाँ पर आए हुई थी। हमें जानने को मिलता है कि मिस ली काफी जरा स्ट्रोंग है, और मुझे लगता है कि शायद यही हमारी सीरीज की हीरोइन भी होगी, क्योंकि यह दिखने में तो बहुत ही जरा खूबसूरत है। साथ ही हम लोगों को नीचे अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हेनियो सेट के सामने डाउस सेट के लोग जमाते कंपटीशन के सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। तभी अचानक हम हनियो सेट के हेड को देखते हैं, जो कि एक ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ अरीना में आ चुके थे, और वो बताते हैं कि इस एक्सचेंज कंपटीशन में यहाँ दोनों डेसिपल की दरमियान फाइट होगी, और जिस भी सेट का डेसिपल आखिर तक मैदान में रहेगा वही सेट जीत जाएगा। चलो फिर इस कंपटीशन को शुरू करो। जिसके साथ ही यह जंग शुरू हो गई। सबसे पहले डाउ सेट का एक डेसिपल तेजी के साथ यहाँ अरीना में आ गया, जिससे फाइट करने के लिए हेनियो सेट का एक डेसिपल भी यहाँ अरीना में आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि डाउ सेट का वह डेसिपल तो बहुत ही जरा पावरफुल था, क्योंकि हेनियो सेट का डेसिपल उसके सामने सिर्फ कुछ मिनट भी अरीना में टिक नहीं पाता। यह देखकर वांगलिंग भी काफी जरा हैरान होते हुए कहता है कि ये वॉरियर तो 13 लेवल की कहीं कंडेंसेशन पर है। यहाँ पर अपने हेनियो सेट के डेसिपल को हरता हुआ देखकर हेनियो सेट के मास्टर को काफी गुस्सा रहा था, जबकि डाउ सेट के मास्टर उन लोगों को और परेशान करते हो। कह रहे थे कि तुम लोग चाहे अपने किसी भी डेसिपल को यहाँ मैदान में बेच, तो वो मेरी इस अकेले डेसिपल को भी नहीं हरा पाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग अभी से हार मान लो। लेकिन हेनियो सेट इतनी आसानी के साथ कहा हार मानने वाला था। हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर हेनियो सेट का सबसे जरा पावरफुल डेसिपल लूसोंग यहाँ मैदान में फाइट करने के लिए बीच में आ जाता है, जिसे देखकर तो हेनियो सेट के लोग काफी जरा खुश हो गए थे, क्योंकि वो सब लोग उसे काफी जरा एडमायर करते थे। वांगलिंग ब्रादर सॉन्ग को यहाँ रीना में आता हो देकर अपने मन में कहता है कि बेशक ब्रादर सॉन्ग की सो टेक्निक अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर पैंग को हरा पाएगा। और यहाँ पर मैदान में हुआ भी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रादर सॉन्ग ने अपने 8100 टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे डाउसेट के पैंग ने काफी आसानी के साथ अपने सामने शील बना के ब्लॉक कर लिया। लेकिन जब वो सेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लुवोसेंग पर हमला करता है, तो लुवोसेंग उसको रोक नहीं पाता, और वो भी यहाँ पर 1 मिनट के अंदर ही इस राउंड को हार गया, जो देखकर हैंग्यो सेट के लोग तो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो चुके थे। यहाँ लगातार बैक टू बैक 2 फाइट जीतने के वजह से हम देखते हैं कि पैंग की हिम्मत तो काफी बढ़ चुकी थी। वो हैंग्यो सेट के लोगों की बेइज्जती करते हुए कह रहा था कि क्या तुम लोगों में से कोई भी मर्द नहीं जो कि मेरा मुकाबला कर सके। मैं जानता ही था कि हैंग्यो सेट के लोग डरपोक और कचरे से ज्यादा कुछ नहीं। ये कहते हुए डाउ सेट के पैंग अपनी ताकत दिखाने के लिए नॉर्मल लोगों पर अपनी सोट से हमला करना शुरू कर देता है, जहां शील्ड ब्रेक करते हुए सोट सीधा यहाँ वांगलिंग के पेरेंट्स की तरफ ही जा रही थी। वोंगलिन ये देखकर बड़ी तेजी से मूव करता है, वह सीधा अपनी पेरेंट की तरफ जंप करता है, जिसके साथ ही हमारा यह एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वांगलिंग क्या यहाँ पर डाउपिंग को हरा पाएगा या नहीं, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।